हेलो एवरीवन। जो हमारे पास टॉपिक है वो है अकरनेंस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट। हमारी लास्ट की जो वीडियो थी वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज जो है हम अकरनेंस एंड आइसोलेशन के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें तो जितने भी जो एक्टिनोइड एलिमेंट हैं हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सभी के सभी रेडियो एक्टिव डिके के अंडर वो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी का रेडियो एक्टिव डिके होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो इनकी हाफ लाइफ जो है उसके थ्रू हमें पता चला है कि जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के टाइम से पहले से ही ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम और थोरियम है ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें मिलते हैं और ये रेयर अर्थ मेटल नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास मेन जो है एक्टिनोइड कंपाउंड में वो है हमारे पास यूरेनियम। तो यहाँ पर है अकरनेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम। अगर अकरनेंस की बात करें हम मेनली, तो यूरेनियम हमें पता है सभी के सभी जितने भी जो एलिमेंट है वो मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो जो इसके मेन मिनरल्स हैं वो है हमारे पास पीच प्लैंडेट, जो जिसमें क्या होता है यूरेनियम जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। और उसके साथ साथ यूरेनियम के सिलिकेट हो गए हमारे पास, रेडियम के सिलिकेट हो गए, थोरियम के हुए, लेड, इन सब के सल्फेट का एक मिक्सचर होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है कैर्नोटाइट हमारे पास, ऑटोनोनाइट एंड कैल्शियम कैर्नोनाइट। मेन जो है ये चार हमारे पास मिनरल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम कि हम जो हमारे पास मिनरल्स हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, मेन जो हमारे पास ओर है वो है पीच ब्लेंड हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी ओर होती है इसको हम क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है। और फिर इस पाउडर फॉर्म को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू कंसनट्रेट करते हैं। और वहाँ से क्या होगा, जब हम इससे कंसनट्रेटेड करेंगे तो जितने भी जो लाइट एलिमेंट हैं हमारी, या लाइट इम्प्योरिटी जो है सारी की सारी, यूरेनियम के अलावा जितने भी जो एलिमेंट हो वो एज ए इम्प्योरिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो वो सारे के सारे जो लाइट वेट के रहेंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो हमारा होगा रोस्टिंग का, कि हमने जो ओर है हमारी उसको हमने कंसनट्रेटेड कर लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हमारे पास रिवर्बरेटरी फ्यूरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसे रोस्ट करते हैं। और जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो एक्सेस एयर की वजह से हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे सल्फर हो गए, आर्सेनिक हो गए, या फिर जितने भी जो वोलेटाइल एलिमेंट है हमारे, वो ऑक्साइड की फॉर्म में वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी एलिमेंट तो रिमूव हो गए, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि यूरेनियम किस फॉर्म में है, यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 की प्रेजेंस में है। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जब ये रोस्ट हो जाएगी तो यहाँ से हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे। जब सोडियम कार्बोनेट या फिर हम नाइट्रेट के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सोडियम यूरेनेट मिलेगा हमारे पास, ठीक है। और साथ में CO2 गैस। जो सोडियम यूरेनेट हमारे पास मिला है इसको हम करते हैं ट्रीट किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस मेनली हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो सोडियम यूरेनेट है हमारे पास ये चेंज हो जाएगा सोलेबल यूरेनाइल सल्फेट के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जितनी भी जो हमारी लेड सल्फेट हो गया, रेडियम सल्फेट हो गया, जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी इनसोल्यूबल रहेंगी। और जो हमारा यूरेनाइल सल्फेट है ये क्या रहेगा, एक सोल्यूबल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो यहाँ से जितनी भी जो इनसोल्यूबिलिटी है, जो इनसोल्यूबल है, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेट आउट कर लेंगे। तो इम्प्योरिटी को एज ए PPT की फॉर्म में हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें क्या रहेगा, हमारा यूरेनाइल हमारा सल्फेट रहेगा मेनली, ठीक है। अब इसको हम जो यूरेनाइल सल्फेट है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं। और यहाँ से क्या होगा, जितनी भी जो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट या मैग्नीशियम की जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होंगी वो PPT फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम ट्राई कार्बोनेट यूरेट हमारे पास बन जाएगा, जो क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को फिल्टर आउट कर लेंगे मेनली, ठीक है। अब फिल्ट्रेट जो है हमारा उसको हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और इसे बॉयल करेंगे। तब तक बॉयल करेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोडियम डाई यूरेट के PPT मिल जाएंगे येलो कलर के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, येलो कलर के सोडियम डाई यूरेट के PPT हमें मिल जाएंगे। और जो ये सोडियम डाई यूरेट की जो PPT हैं, अब इसको हम डाइजेस्ट करेंगे किसके साथ, अमोनियम कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अमोनियम, हमारे पास अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट हमें मिलेगा मेनली, ठीक है, जो क्या है। और जितनी भी जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है हमारे पास उनको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट आउट कर लेंगे। और अब जो ये अमोनियम यूरेनेट हमें मिला है इसको हम क्या कराएंगे, इसका हम कैल्सिनेशन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब कैल्सिनेशन करवाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूरेनियम ऑक्साइड हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्योर यूरेनियम ऑक्साइड मिल गया है और इस यूरेनियम ऑक्साइड को फर्दर हम प्रोसीड करके क्या कर सकते हैं, यूरेनियम बना सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्शन
ऑफ यूरेनियम की अगर हम बात करें तो सब क्या होगा, यूरेनियम जो ऑक्साइड है इसको हम क्या करेंगे, चारकोल या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूरेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा। इस यूरेनियम डाइऑक्साइड को हम दो मेथड से, या तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड मिलेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं क्लोरीन के साथ इसे करेंगे तो येलो कलर के यूरेनाइल क्लोराइड के पीपीटी हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जो हमारे पास टेट्राफ्लोराइड है इसको हम क्या करेंगे, मेटल मैग्नीशियम या कैल्शियम मेटल के साथ प्रेशर वेसल के अंदर हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से जो यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड है ये रिड्यूस होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम के। और सेम यहाँ पर यूरेनियम टेट्राक्लोराइड है, इसको हम सोडियम के साथ प्रेशर वेसल में हीट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ चार्ट है मेनली आपका, फ्लो शीट डायग्राम है। तो यहाँ पर वही सबसे पहले हमने क्या किया, पीच ब्लेंड है उसको हमने क्रश किया था फाइन पाउडर के फॉर्म में, और फिर उसको क्या किया था, कंसनट्रेटेड किया था। कंसनट्रेट के बाद क्या किया था, रोस्ट किया था, रोस्ट करके सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया था मेनली इसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सोडियम यूरेनेट मिला, इसको हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर्ड पीपीटी फॉर्म में आ जाएंगी और हमारे पास जो हमारा यूरेनियम सल्फेट का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या बना देगा हमारे पास, मेनली सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा सोडियम ट्राइकार्बोनेट यूरेनेट हमें मिल गया। और इसको हमने फिर दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बॉयल किया तो यहाँ से हमें ड्राई पीपीटी, येलो कलर के पीपीटी मिले, जो किसके थे हमारे पास, सोडियम डाई यूरेनेट के हमारे पास। ठीक है, फर्दर इसे हमने अमोनियम कार्बोनेट के साथ डाइजेस्ट किया तो हमें क्या मिल गया, अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट मिल गया। और इसको हम बॉयल करेंगे और कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था यूरेनियम ऑक्साइड है, इसको चारकोल या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, यूरेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करेंगे तो यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। उसके बाद मेटल मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के साथ इसे करेंगे तो यूरेनियम मिल जाएगा। फर्दर प्रोसेस है, क्लोरीन के साथ इसे हीट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यूरेनाइल क्लोराइड हमें मिलेगा। उसको हम दोबारा से कार्बन या क्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूरेनियम टेट्राक्लोराइड। और फिर इसको हम सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा। तो ये मेनली था एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम हमारे पास। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अम्ब्रीशियम फ्रॉम यूरेनियम। अब देखो हमें पता है मेनली अगर जितने भी जो कंपाउंड यूरेनियम से जितने भी जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन के अंदर हमारे पास मिलते हैं। तो जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन में क्या होता है, यूरेनियम 238 फॉर्म के अंदर होता है। और जो यूरेनियम 235 है हमारे पास जो आइसोटोप है, ये क्या होता है 0.7% तक हमारे पास रहता है। ठीक है, और दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, मेनली क्या करते हैं, यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन्स के साथ स्लो इंटरेक्शन करवाते हैं और वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, फर्दर एलिमेंट मिल जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हमारे पास। तो जैसे यूरेनियम है, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की तो यहाँ से क्या मिला, यूरेनियम 236 का आइसोटोप मिल गया। फर्दर एक और न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की तो यूरेनियम 237 मिला। और यहाँ से हमने क्या किया, बीटा पार्टिकल हमारे पास, बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, बीटा 0, 1 हमारे पास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज आ गया, मास हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर सेम 238 पर हम क्या करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवा रहे हैं तो 23992 यूरेनियम हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इस पर बीटा की करवाएंगे तो बीटा की करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेपच्यूनियम मिल जाएगा। और नेपच्यूनियम पे अगर हम बीटा की करवाते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लूटोनियम मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो मेनली ये हमारा प्रोसेस है। दूसरा अगर हम अम्ब्रीशियम की बात करें तो अम्ब्रीशियम जो है वो सक्सेशन रिएक्शंस के थ्रू हमें मिलता है न्यूक्लियर रिएक्टर। मेनली सक्सेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ साथ हमारे पास गामा पार्टिकल जो है उनकी भी बम्बारमेंट करती है, गामा रेज की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हैवियर जो एलिमेंट है उनकी जो यील्ड है उसको हम कंट्रोल दो वे से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जो एलिमेंट है उनकी लाइफ टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो जो वेरियस आइसोटोप है उनकी लाइफ टाइम के थ्रू हम उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि कोई भी जो एलिमेंट है या फिर कोई भी जो आइसोटोप हमारे पास हो रहा है, ठीक है, वो उसकी एबिलिटी कितनी है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, जिसकी जितनी एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग हम उनके मेनली क्या कर सकते हैं, उनकी यील्ड को कंट्रोल रख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है अगर हम सेपरेशन की बात करें मेनली तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पर हमारे पास इरिटेटेड कोल्ड फ्यूल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास फ्यूल रोड होती है जिसको सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर के कूलिंग पोर्ट ऑफ वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी जो हाईली रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है। ठीक है, और इस वजह से वो अपनी मोस्ट ऑफ एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्यूल रोड रहती है, जो जहाँ पर
अलग अलग आइसोटोप्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि अराउंड 30 के अराउंड एलिमेंट होते हैं फ्यूल रोड के अंदर, जिसको हम सबको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं। तो जो इरेडिएटेड कोल्ड रोड होती है इसको हम डिजोल्व करते हैं 7 मोलर HNO3 के अंदर हमारे पास, ठीक है। जब HNO3 के अंदर हम इसे सोल्यूबल जो फ्यूल रोड को हम इसके HNO3 के अंदर सोल्यूबल डिजोल्व करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा यूरेनियम ऑक्साइड आयन का। साथ में हमारे पास जो प्लूटोनियम है ये क्या मिलेगा, +4 आयन की फॉर्म में मिलेगा। और इसके अलावा जितने भी जो फिजन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास फ्यूल रोड है उसके अंदर अराउंड 30 एलिमेंट है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे ये सॉल्यूशन है इसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। किससे, ट्राईब्यूटाइल फोस्फेट से, किसमें, इन कैरोसिन, हमारे पास कैरोसिन के अंदर, ठीक है। जब हम इसे कैरोसिन में करेंगे तो जितने भी, अगर हमारे पास जितने भी जो हमारे ट्रांस यूरेनियम जो एलिमेंट है, जैसे नेपच्यूनियम हो गया, अमरीशियम हो गया हमारे पास, ठीक है, ये सारे के सारे बाकी फ्यूजन प्रोडक्ट के साथ एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में निकल जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड एंड प्लूटोनियम +4 आयन हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करना है, जो हमारे आयन है इसको हम क्या करवाएंगे, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे किसके साथ, या तो हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे SO2 के साथ, या फिर हम करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर आयरन सल्फेमेट के साथ हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो जब रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यूरेनियम किस में रह जाएगा, ट्राईब्यूटाइल सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, और जो एक्वस सॉल्यूशन है हमारा उसमें क्या रह जाएगा, प्लूटोनियम रह जाएगा हमारे पास। अब इस जो यूरेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड का जो हमारा सॉल्यूशन है इसका हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्वस यूरेनियम हमारा नाइट्रेट, यूरेनियम नाइट्रेट हमें मिलेगा, ठीक है। इसको हम फर्दर एवोपरेट करते हैं, हीट करते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूरेनियम ट्राईऑक्साइड हमारा मिल जाएगा। और इस ट्राईऑक्साइड को हम हीट करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसके साथ ट्रीट करते हैं, H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूरेनियम डाइऑक्साइड हमारा मिल जाएगा। सेम यहाँ पर है जो प्लूटोनियम हमारा, जब हम इसको क्या करते हैं, आयरन सल्फेमेट के साथ हम इसे रिड्यूस करते हैं तो जो प्लूटोनियम +4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगा, दोबारा से एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा +4 के अंदर, और फिर हम इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे या फिर फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएंगे। तो जब ऑक्जेलिक एसिड और फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो जो प्लूटोनियम होता है ये क्या करता है, PPT फॉर्म कर देता है, और यहाँ से हम इसे फर्दर हीट करके क्या बना सकते हैं, प्लूटोनियम ऑक्साइड बना सकते हैं, और ऑक्साइड को फर्दर ट्रीट करके हम प्योर एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये था मेनली यूरेनियम से हम क्या करें, बाकी जो एलिमेंट है उनका एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं हमारे पास। यहाँ पर हम प्रोसेस करके नेपच्यूनियम एंड अमरीशियम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड। अगर एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड की हम बात करें तो मेनली दोनों में ही क्या होते हैं, 5f ऑर्बिटल हमारे पास होती है, फीलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल हमारे पास, और इसी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है और कुछ प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों ही लेंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज़ के अंदर क्या होता है, f ऑर्बिटल हमारी फिल होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट सिमिलरिटीज़ की बात करें तो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में क्या रहते हैं, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहते हैं, ठीक है। और इसका इसी वजह से क्या होता है, जो इनका स्पेक्ट्रा भी होता है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और दोनों की अगर हम बैंड की बात करें तो शार्प लाइन बैंड हमें मिलता है किसकी वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से। दोनों में एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड में हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है वो मेनली किसकी वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और हाईली रिएक्टिव हमारे पास होते हैं, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर लेंथेनोइड में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, यहाँ पर भी क्या रहता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो किसकी वजह से होता है, 5f एंड 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर सील्डिंग की वजह से होता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी जो नाइट्रेट हैं हमारे पास, पर क्लोरेट हो गया, सल्फेट हो गया, ट्राइवेलेंट एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड के वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड हो गया, फ्लोराइड, कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इनसोल्यूबल रहते हैं दोनों के। उसके बाद एक्टिनोइड जो है और लेंथेनोइड दोनों के दोनों क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं। तो मेनली ये क्या थी, सिमिलरिटीज़ थी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो लेंथेनोइड जो है वो +3 के अलावा +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन भी स्टेट शो करते हैं, लेकिन कुछ ही एलिमेंट स्टेट करते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें तो एक्टिनोइड्स क्या है, जिसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7 तक है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास
लैंथेनॉइड जो होता है, यहाँ पर जो 4f और 5d सबसेल है उसका जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है हमारे पास। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें 5 और 6d की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनर्जी गैप कम है यहाँ पर, और इस वजह से उनकी जो एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है वो क्या है, अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग है हमारे पास। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो लैंथेनॉइड होती हैं उनकी 4f की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, हायर होती है, लेकिन एक्टिनॉइड की 5f की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हमारी लोअर रहती है। नेक्स्ट सिल्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, उनका जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है आयनिक रेडियाई का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन 5f का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, कम है हमारे पास, और इसी वजह से साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिनॉइड में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू लैंथेनॉइड हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हमारे पास, तो जो लैंथेनॉइड हैं इनकी टेंडेंसी कम है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कंपेयर टू एक्टिनॉइड हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनली जो है सिग्मा बॉन्डेड ही कंपाउंड हमें मिलते हैं। जो पाई बॉन्डेड लिगैंड जो है उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं लैंथेनॉइड हमारे पास। लेकिन जो एक्टिनॉइड है ये पाई बॉन्डेड लिगैंड के साथ या फिर चिलेटिंग लिगैंड के साथ भी क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। उसके बाद है बेसिक कैरेक्टर। अगर हम बात करें लैंथेनॉइड जो कंपाउंड होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, और एक्टिनॉइड के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर बेसिक हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयंस। लैंथेनॉइड ऑक्सो आयंस फॉर्म करते नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एक्टिनॉइड्स होते हैं ये ऑक्सो आयंस हमारे पास फॉर्म करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, और जो जितने भी एक्टिनॉइड हैं सारे के सारे क्या रहते हैं, रेडियो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कलर की अगर हम बात करें तो जितने भी लैंथेनॉइड है सारे के सारे कलरलेस होते हैं, और एक्टिनॉइड सारे के सारे क्या रहते हैं, कलर्ड रहते हैं हमारे पास। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की हम बात करें तो जो लैंथेनॉइड है इनकी पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्टिनॉइड हैं इनकी इतने अच्छे से पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे पास। तो ये थे मेनली डिफरेंस हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंपेरिजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, n-1d ऑर्बिटल के अंदर, और एफ में कहाँ होते हैं, n-2f ऑर्बिटल के अंदर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मेनली जो डिफरेंस है यहाँ पर साइज का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। जो साइज है एटम और आयन के डी ब्लॉक एलिमेंट का वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती है, कम रहती हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ग्रेटर वेरिएबिलिटी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कंपेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेसिक कैरेक्टर हमारे पास है तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं जो एफ ब्लॉक के, वो मोर बेसिक होते हैं किससे, डी ब्लॉक एलिमेंट से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे पास है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं देन एफ ब्लॉक हमारे पास, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मेटल चिलेट या स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग लिगैंड के साथ ही वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो जितने भी जो सोल्ट होते हैं और एफ ब्लॉक के जितने भी सोल्ट हुए या फिर जो कॉम्प्लेक्स हुए वो क्या देते हैं, नैरो एब्जॉर्प्शन बैंड देते हैं, या फिर लाइन लाइक बैंड हमारे पास हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डी ब्लॉक का जो बैंड आता है वो हमारे पास क्या आता है, ब्रॉड बैंड आता है हमारा। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, μs इंटू n+2 मीन्स हमारे पास सिर्फ क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें एफ ब्लॉक में तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट का भी हम यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंपेरिजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास। मेनली हम सिर्फ ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी इस पर आता भी है तो छोटा सा नोट आता है, बहुत कम चांसेज होते हैं, पर सिर्फ यही देख लो, इसमें इतना ध्यान रख लेना क्योंकि सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, एज ए फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूल यूज होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या जो हमारे पास क्योंकि इनके पास क्या है, एनर्जी जो है इनकी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं और इसी वजह से एज ए फ्यूल ये यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको सेपरेशन का मेथड दे रखा है, यूरेनियम 235 है, इसको हम क्या करते हैं 4 डिफरेंट मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, थर्मल डिफ्यूजन है, गैसियस डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड बाय गैस सेंट्रीफ्यूग हमारे पास, ठीक है। या फिर सिंपल वही जो मैंने पीछे बताया था आपका, यूरेनियम से प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन या फिर बीटा पार्टिकल या फिर अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं आइसोटोप के ऊपर, और वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, फर्दर आइसोटोप हमारे फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हमारे पास।
देखो यूरेनियम जो है 92 है, 92 यूरेनियम के बाद जितने भी जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, यूरेनियम के ऊपर बम्बारमेंट करके तब फॉर्म किए गए हैं। या फिर बाकी फर्दर एलिमेंट पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया हमारा, अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, गामा रेज हो गई, इनकी बम्बारमेंट के थ्रू हमने क्या किए हैं, उन एलिमेंट्स को फॉर्म किया है। और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। मीन्स यूरेनियम के बाद जो प्रिपेयर किए गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, या फिर यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू जो भी एलिमेंट हमारे बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। मेनली जो सिंथेसिस है वहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, N10 मीन्स एटॉमिक मास में 1 इंक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका, हीलियम का पार्टिकल मेनली। ठीक है, उसके बाद गामा बीटा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल क्या होता है आपका, बीटा 01 आपका, यहाँ पर आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या रहेगी, गामा रेज आएगी। ठीक है, गामा रेज मेनली रिलीज होती है हमारे पास रिएक्शन के थ्रू। फर्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम। अगर हम बात करें तो ये किसने, मैकमिलन ने और फिलिप्स एबिल्सन ने हमारे पास फॉर्म किया था सबसे पहले। और इसको कैसे बनाया था, यूरेनियम का जो 238 आइसोटोप था उसके ऊपर न्यूट्रॉन की स्लो बम्बारमेंट की गई थी, और वहाँ से हमें क्या मिला था, यूरेनियम 239 का आइसोटोप मिला था। जो यूरेनियम 239 का जो आइसोटोप था हमारे पास, ठीक है, ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है, 0e-1 हमारे पास होता है। ठीक है, या फिर 01 आप लिख सकते हो। मेनली याद रखने के लिए ध्यान रख लेना कि एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर चार्ज आप दिखाओगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 0-1 आपके पास। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, Np39 और 93 आपके पास, और +1 बीटा पार्टिकल यहाँ पर। और ये आपका क्या था, नेपच्यूनियम था, और इसका जो नाम है वो नेपच्यून जो प्लेनेट है आपका उसके बेस पे दिया गया था। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ प्लूटोनियम। तो नेपच्यूनियम जो है हमारे पास, ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव है, और ये क्या एमिट करेगा, बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा। ठीक है, और जब ये बीटा पार्टिकल को एमिट करता है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, प्लूटोनियम। यूरेनियम जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वहाँ से क्या मिलता है, नेपच्यूनियम मिलता है, और नेपच्यूनियम जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्लूटोनियम मिलता है। ठीक है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है अमरीशियम। अमरीशियम की अगर हम बात करें तो सीबोर्ग ने अमेरिका के अंदर इसको डिस्कवर किया था मेनली, और इसी की बेस पे इसको अमरीशियम नाम भी दिया गया था। ठीक है, क्या करते हैं मेनली कि यूरेनियम का जो 238 आइसोटोप होता है उसमें हम अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्लूटोनियम 241 आइसोटोप हमारा मिलता है। और इस प्लूटोनियम 248 का हमारे पास क्या होता है, बीटा डीके होता है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अमरीशियम 241 आइसोटोप हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कुरियम हमारे पास। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या करते हैं, हम प्लूटोनियम पे हम मेनली अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, कुरियम मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है बर्केलियम। बर्केलियम के ऊपर हम क्या करते हैं, जो अमरीशियम था वहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की हाई स्पीड के अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बर्केलियम मिल जाएगा हमारा। ठीक है, साथ में 1 न्यूट्रॉन भी हमें मिलेगा। उसके अलावा जो बर्केलियम है इसका एक दूसरा आइसोटोप भी होता है 245, और इस पर हम क्या करते हैं, अमरीशियम 241 जो आइसोटोप है इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, न्यूट्रॉन के एमिशन के विदाउट ही कैप्चर हो जाता है। मीन्स यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन जो है उसका एमिशन नहीं होता, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 245 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 न्यूट्रॉन हमारे पास मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास कि न्यूट्रॉन जो है उसका एमिशन नहीं हो रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है हमारा, जो कुरियम है 242 आइसोटोप, इसमें हम अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैलिफोर्नियम मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके भी 2 आइसोटोप होते हैं 246 एंड 244 हमारे पास। यहाँ पर हमारी गामा रेज का एमिशन होता है, और यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन का एमिशन होता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कैलिफोर्नियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं, और जब न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं मेनली तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कैलिफोर्नियम मिलता है। या फिर सीधा हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार, इसके क्या है, अलग अलग 3 आइसोटोप है, 251, 252 एंड 253। सबसे पहले 250 कैलिफोर्नियम पे हम एक बम्बारमेंट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, 251 कैलिफोर्नियम मिलेगा। इस 251 पे हम क्या करेंगे, फिर से न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करेंगे तो 252 कैलिफोर्नियम मिलेगा, साथ में गामा रेज एमिट होती जाएंगे। 252 के ऊपर हम फर्दर न्यूट्रॉन बम्बारमेंट करेंगे तो 253 कैलिफोर्नियम मिलेगा। इस कैलिफोर्नियम का हम क्या करेंगे, बीटा डीके करेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आइंस्टीनियम मिलेगा हमारे पास। ठीक है,
दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन न्यूक्लियाई की यूरेनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, आइंस्टाइनियम मिल सकता है। उसके बाद है फर्मियम। हमारे पास फर्मियम का क्या है, जो आइंस्टाइनियम है उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करेंगे तो आइंस्टाइनियम का 254 हमें आइसोटोप मिलेगा, और इसका हम क्या करेंगे, बीटा डीके करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्मियम मिलेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा मेंडेलियम। ये क्या है, मेंडलीव के बेस पे इसका नाम दिया गया है, और इस पर हम क्या करते हैं, आइंस्टाइनियम के ऊपर हम अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, मेंडेलियम मिल जाता है हमारा। नेक्स्ट है नोबेलियम। नोबेलियम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या था, कैलिफोर्नियम जो हमारे पास था, ठीक है, उसके ऊपर हम कार्बन आइसोटोप की बम्बारमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नोबेलियम मिल जाएगा हमारा। उसके बाद है लेवरेंशियम। लेवरेंशियम की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्नियम के ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रिप बोरोन की बम्बारमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेवरेंशियम मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इनका जो आइसोटोप का जो एटॉमिक वेट है मेनली वो ध्यान आप रख लेना, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोसेस दिया हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी, ये आपकी टेबल है, इसमें आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट दी गई है आपके बाद। उसके बाद है आपका लेटर एक्टिनोइड्स। हमारे पास जो आपके पास क्यूरियम के बाद के जितने भी जो एलिमेंट है, बर्केलियम हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, आइंस्टाइनियम हो गया, फर्मियम हो गया, मेंडलियम, नोबेलियम, लेवरेंशियम, इन सबको हम क्या कहते हैं, लेटर एक्टिनोइड हमारे पास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास क्यूरियम का जो 242 आइसोटोप था वो हमारा सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था, अल्फा बम्बारमेंट की गई थी किसके ऊपर, प्लूटोनियम के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो मेनली जितने भी जो लेटर एक्टिनोइड है इनको अलग से नहीं बनाया गया था, जो हमारे जितने भी जो लेटर एक्टिनोइड से पहले की जितने भी जो एलिमेंट है उनके प्रोसेस के थ्रू, उनकी मेनली हम ये कह सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के थ्रू ही क्या हुए थे, लेटर एक्टिनोइड हमारे प्रेजेंट हुए थे हमारे पास, या फिर फॉर्म हुए थे हमारे, ठीक है। इसमें इतना कुछ है नहीं। उसके बाद ये सब आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ चुके, जो आईयूपीएक नेम जो था इनका नेशनल नंबर के बेस पे, जो नील अनबी उस बेस पे जो नाम दिया गया था इन सबको, ठीक है, क्योंकि मेंडेलियम ये अब नाम दिए गए हैं, पहले नाम नहीं दिए गए थे। 101 से 100 के बाद जितने भी जो एलिमेंट थे ये आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किए थे, तो इतना इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड है वो हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास रहेगी उसमें हम लोग थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।